हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएसजी 9 को। ये इसका यूनिट नंबर 2 चल रहा है। आज का क्वेश्चन है, कहानी में वस्तु और शिल्प के सैद्धांतिक पक्ष पर प्रकाश डालिए। आंसर स्टार्ट करते हैं। लेखन एक कला है। लिखना क्या है? एक आर्ट है। जिस प्रकार शिल्प का अनगढ़ शिला को अपने यंत्रों से सुंदर मोतियों में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार लेखक अपने भाव यथार्थ को शब्दों में पिरोकर कहानियों की रचना करता है। तो जिस तरह से एक मूर्तिकार होता है ना, वो शिला यानी कि कोई चट्टान है, कोई पत्थर है, उसको अपने यंत्रों से, जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसकी हेल्प से वो एक बहुत ही सुंदर मूर्ति में परिवर्तित कर देता है, शिला को, पत्थर को। उसी प्रकार लेखक भी अपने भाव और यथार्थ को शब्दों में पिरोकर, जो सच्चाई है, यथार्थ मतलब सच्चाई, भाव जो उसकी फीलिंग्स हैं, उनको शब्दों में पिरोकर कहानियों की रचना करता है और ये करके वह नए कीर्तिमान स्थापित करता है। दूसरी ओर बाकी के सामान्य लोगों की भांति जिंदगी जीते हुए समाज की व्यापक मुश्किलों और समस्याओं से रूबरू होता है। तो एक तरफ तो अपने भाव और यथार्थ को शब्दों में पिरोकर कहानियों की रचना करता है लेखक, दूसरी तरफ जो जैसे बाकी लोग हैं, जैसे लोग, सामान्य लोग, उनकी तरह ज़िंदगी जीते हुए जो समाज में व्यापक मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, उनसे भी सामना करता है, उनसे रूबरू होता है। ज़िंदगी के बीच इस दूसरे स्तर पर सक्रिय रहने में उसे अतिरिक्त लाभ यह होता है कि गहरी संवेदनशीलता और बौद्धिक क्षमता के कारण वह जीवन के बदलावों को महसूस करता है। ठीक है, तो जिस तरह से ये दूसरे स्तर पर लेखक के तौर पर जो सक्रिय रहता है, उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है कि उसके अंदर जो गहरी संवेदनशीलता है और बौद्धिक क्षमता है, मेंटल पावर जो उसकी बहुत अच्छी है, उसमें जीवन के बदलावों को महसूस करता है और उसके गणित को समझता भी है कि उसमें क्या मैथमेटिक्स लगता है, उसमें क्या उसका गणित है जीवन का, उसे समझता है। इस निरंतर घट रहे बदलावों पर नज़र टिका पाने के कारण वह कहानी के विवरणों को भी सघन बनाने में सफल होता है। इस प्रक्रिया में उसकी विवेकशीलता समृद्ध होती है और धीरे धीरे वह समाज को वैचारिक सांस्कृतिक नेतृत्व देने की स्थिति में आ खड़ा होता है। तो विवेकशीलता जो उसके अंदर बुद्धिमत्ता है वो समृद्ध होती है और धीरे धीरे वो क्या करता है, समाज को एक वैचारिक यानी कि विचार करने योग्य और सामाजिक सांस्कृतिक नेतृत्व देने की स्थिति में आके खड़ा हो जाता है कि वो उनका जैसे एक नेता होता है ना, वो लोगों का नेतृत्व करता है। इसी तरह लेखक समाज के जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, उनमें विचार और सांस्कृतिक नेतृत्व देता है, उनका आगे उनको एक ही दिशा में आगे बढ़ाता है। इतिहास के एक विशेष चरण में वह अपनी भूमिका को लेकर बहुत ही सक्षम और सजग है, वो बहुत ही कैपेबल है और बिल्कुल सजग है अपने इस भूमिका को निभाने में। कहानी में विवरण की प्रधानता नहीं होती। यही कारण है कि कहानी में कोई भी विवरण नहीं लाया जा सकता अथवा कोई भी विवरण कहानी पर आरोपित किया जा सकता है। लेकिन जीवन स्थितियों में निरंतर होने वाले बदलावों के कारण कहानीकार की नज़र अपने आप नए सवालों पर टिकती है। ठीक है, तो कहानी में कोई विवरण ऐसा नहीं है कि कोई लाया जा सकता है या फिर जो भी विवरण है वो ऐसे आरोपित किया जा सकता है। असल में क्या होता है कि जो जीवन की परिस्थितियाँ होती हैं, जो स्थितियाँ होती हैं, उसमें निरंतर चेंजेस आते रहते हैं, लगातार उसमें बदलाव आते रहते हैं। तो कहानीकार की जो लेखक की नज़र है ना, वो उस पर अपने आप ही आके टिक जाती है और उसमें नए नए सवाल जो क्रिएट होते हैं उस पर वो उसकी नज़र टिकती है। धीरे धीरे इन सवालों को महत्व भी पहले की तुलना में अधिक मिलने लगता है। तो जो वही सवाल जो क्रिएट हो गए हैं उनको इम्पोर्टेंस भी मिलने लगती है, उसका महत्व भी धीरे धीरे अधिक हो जाता है। समय के चलते समाज के नए विषय और अंतर्विरोध को कहानीकार की दृष्टि के संक्षेप में कला अथवा साहित्य की वस्तु कहा जा सकता है। तो जो भी समाज के नए विषय हैं, कोई अंतर्विरोध हैं, आपस में किन्हीं विचारों का टकराव है, तो कहानीकार की दृष्टि से वो कला और साहित्य की वस्तु समझा जाता है। इस वस्तु की खासियत ये होती है कि इसका अपना चरित्र होता है और कहानीकार इस वस्तु को एक बिंदु से आगे नियंत्रित नहीं कर सकता। तो इस जो हमने कहा कि जो साहित्य की वस्तु कहा जाता है, तो इस वस्तु की क्या स्पेशलिटी है कि इसका अपना एक चरित्र होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है और कहानीकार इस वस्तु को एक बिंदु के आगे नियंत्रित नहीं कर पाता, एक बिंदु तक, एक लिमिट तक ही वो कंट्रोल कर पाता है, बल्कि अनेक अवसर पर वस्तु के मूल चरित्र द्वारा परिचालित करता है। तो ठीक है, एक बिंदु के आगे नियंत्रित तो करता ही है, साथ में अनेक अवसरों पर, कई अवसरों पर वस्तु के मूल चरित्र द्वारा परिचालित होता है। इसी तरह उसके हाथों लिखी जा रही कहानी भी उस वस्तु द्वारा परिचालित होती है। तो जैसे कोई चीज़ होती है ना, कोई मान लो एक
बस है, उसके अंदर फ्यूल डाल दिया जाता है तो वो परिचालित होती है, आगे चलती है, उसी तरह उसके द्वारा लिखी गई कहानी भी आगे चलती है। कहानी पढ़ते समय पाठक का ध्यान नई वस्तु की ओर जाता है और इसके दबाव में वह नए ढंग से सोचने पर विवश हो जाता है। तो कहानी पढ़ते समय पाठक जो है वो भी इसका ध्यान जाता है इस नई वस्तु की ओर जिसको लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया होता है। तो वह भी नए ढंग से सोचने पर विवश हो जाता है, वो भी कोशिश करता है कि वो नए ढंग से सोचे। वस्तु से अभिप्राय है कि समाज के केंद्रीय सवालों, सरोकारों और पक्षों की संपूर्ण उपस्थिति और उसकी संपूर्ण अनुशासनकारी प्रवृत्ति। ठीक है, तो वस्तु हमने कहा ना एक नई वस्तु के आगे नियंत्रित हो जाता है। तो वस्तु से क्या अभिप्राय है? समाज के केंद्रीय सवाल, जो समाज में सभी के सवाल होते हैं, सेंट्रल जो क्वेश्चंस होते हैं जो सभी के द्वारा उठाए जाते हैं, तो केंद्रीय सवालों उससे संबंधित जो भी उसके सलाहकार हैं, जो भी पक्ष हैं, उनकी संपूर्ण उपस्थिति और संपूर्ण अनुशासनकारी प्रवृत्ति ही उस चीज़ की वस्तु होती है जिसे लेखक लिखना चाहता है, लोगों तक पहुंचाना चाहता है, जिससे कि वो समाज में थोड़ा सा बदलाव ला पाए। तो यही कहानी की वस्तु और शिल्प होते हैं। ये इसके सैद्धांतिक पक्ष थे जो हमने पढ़ लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। शिल्प काफ़ी दूर तक कहानी और साहित्यकारों द्वारा नियमित परिचालित होता रहता है। तो शिल्प जो भी इसकी हमने वस्तु तो पढ़ ली, अब शिल्प क्या है? शिल्प होता है किसी जैसे शिल्पीकार होता है ना, मूर्तिकार, तो शिल्प भी कहानीकार अथवा साहित्यकार द्वारा नियमित और प्रचालित होता रहता है। व्यापक तौर पर शिल्प का चुनाव तथा उपयोग लेखक स्वयं करता है कि किस शिल्प का वो चुनाव करेगा, किस तरह से उसे कहानी लिखनी है, ये इसका चुनाव लेखक स्वयं करता है और उसके उपयोग के लिए जिम्मेदार भी उसी को ही ठहराया जा सकता है। पात्रों की परिकल्पना कि कौन कौन से पात्र होंगे उनकी कल्पना करना, स्थितियों के चुनाव, कहानी के आरंभ और अंत के निर्णय, संवादों अथवा वर्णों की प्रधानता तय किए जाने के पक्ष आदि चीज़ों के लिए स्वयं लेखक अपना लेखकीय अधिकार इस्तेमाल करता है। पाठक अथवा आलोचक द्वारा मिलने वाली प्रशंसा का अधिकारी भी वही होता है। तो जब वो जिस हिसाब से वो लिखता है, सभी कुछ वो चुनाव करता है, उसे क्या लिखना है, क्या चीज़ समाज के सामने वो लाना चाहता है, तो इसका अधिकार अगर उसे होता है, तो इसी तरह पाठक अथवा आलोचक के द्वारा मिलने वाली प्रशंसा का अधिकारी भी वही होता है। तो जो पाठक होते हैं ना या आलोचक होते हैं जो उस चीज़ की अच्छाई और बुराई बताते हैं, तो उसका अधिकारी भी वही होता है जो भी इसे प्रशंसा मिलती है। लेकिन शिल्प में भी मनमाने ढंग की गुंजाइश एक सीमा के आगे नहीं होती। तो शिल्पकार को यानी कि जो लेखक है उसको शिल्प की भी एक मनमाने स्तर से आगे वो नहीं ले जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपने मनमाने तरीके से वो कुछ भी लिख दे, क्योंकि लेखक अपने वक्त की वृहत रुचियों में अनुशासित होता है कि अपने वक्त की जो जिस समय वो लिख रहा है, जो उसके आसपास का वातावरण है, समाज जिस हिसाब से चल रहा है, उसमें रुचियों से वो अनुशासित होता है। यदि वह अतिरिक्त मनमानी चलाने लगे तो पाठक की स्वीकृति पाने में सफल नहीं होगा। तो उसे जो चीज़ परिवेश होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा मनमानी करेगा लेखक तो पाठक की स्वीकृति उसे नहीं मिल पाएगी। इस अनुपात में उसकी अपील में भी कमी आएगी। तो जो वो लोगों तक अपील पहुंचाना चाहता है, जो बातों को पहुंचाना चाहता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा शिल्प में मनमानी करेगा तो उसकी अपील में भी कमी आ जाएगी। लोग उसकी बातों को नहीं समझेंगे, उसकी बातों को नहीं अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। वह व्याख्या तथा बहस हमें अमूर्त लग सकती है और यह अमूर्त लग सकती है, लेकिन यहाँ प्रस्तुत तर्क की केंद्रीय उपस्थिति किसी कहानी के भीतर पहचानी जा सकती है। तो अगर वो एक तरीके से सिस्टमेटिकली ढंग से वो किसी काम को करे, जो उसे चुनाव करना है पात्रों का, स्थितियों का, कहानी का आरंभ कैसे करना है, अंत कैसे करना है, कैसे संवाद होंगे, कैसे उनका वर्णन करेगा, ये सब वो करेगा। लेकिन एक बहुत ज़्यादा उसे मनमानी नहीं करनी है। समाज में रहते हुए समाज के वातावरण में ही उसे अपनी बात कहनी है, जिससे कि लोग उसकी बातों को सुने और उसे अपने जीवन में लाएं। तो यह था हमारा आज का क्वेश्चन था। जैसे हमने पढ़ा कहानी में वस्तु और शिल्प के सैद्धांतिक पक्षों पर प्रकाश डालिए। तो पहले हमने वस्तु के बारे में पढ़ा, फिर शिल्प के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।